नमस्ते। आज मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हर्षवर्धन साहब हैं। हर्षवर्धन साहब एक बहुत ही यंग, हम सब लोगों के रोल मॉडल थे, क्योंकि हम सब लोग जब मैनेजमेंट शुरू किए, अपनी नौकरी शुरू किए, तो जिस उम्र में हम लोग अभी जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर थे, तब हर्षवर्धन साहब उस समय मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए थे वायुदूत के, और उसको सक्सेसफुली चलाया। एविएशन सेक्टर का बहुत ज्ञान है। और मतलब मैं उस बात को आज हम लोग किसी और दिन चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर इनके हाथ में इस देश की एविएशन कमान रही होती, तो सही में हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज पे यात्रा कर रहा होता, ये मुझे विश्वास है। लेकिन खैर, जब मैंने हरम भाई साहब से कहा कि इस पे कुछ बात करें, तो उन्होंने कहा कि दो हैं, एक एयर ट्रैफिक है और एक एविएशन है। तो आज हम लोग ज्यादा बात एविएशन की करेंगे। एयर ट्रैफिक पे किसी और दिन बात कर ली जाएगी, लेकिन आज मेन फोकस एविएशन रहेगा। हर्षवर्धन भाई साहब, मैं सबसे पहले तो ये एविएशन में 2025 2025 में भारत के रेफरेंस में क्या चुनौतियां हैं और क्या हमारा एजेंडा होना चाहिए, संक्षेप में एक ओवरऑल व्यू दे दीजिए। फिर मेरे एक दो प्रश्न हैं, वो मैं आपसे पूछ लूंगा। हर्षवर्धन भाई साहब। देखिए, एविएशन के हिसाब से हिंदुस्तान के लिए ये इंडस्ट्री जिसको हम कहते हैं सनशाइन इंडस्ट्री है, और पिछले 20 साल में अभूतपूर्व प्रगति करी है इस फील्ड ने। और जो सबसे अच्छी बात है एविएशन की, वो ये है कि इसमें बिना गवर्नमेंट की इमदाद के ये इंडस्ट्री आगे बढ़ी है। और इसमें गवर्नमेंट की फीलिंग्स तो रही हैं, क्योंकि एक बड़ी विजिबल सेक्टर है, पर इसमें गवर्नमेंट का कोई फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन कोई बड़ा नहीं रहा है। इसमें जो फाइनेंसेस हैं वो अपने आप इंडस्ट्री ने जुगाड़ इकट्ठे किए हैं। सबसे बड़ी बात ये कि पिछले 20-25 साल में जो हमारी एक लेटेंट डिमांड थी, वो लेटेंट डिमांड निकल के आई, और हम एक 10वें स्थान से विश्व के तीसरे स्थान तक पहुंच गए हैं, एक हवाई यात्रियों की संख्या में और हवाई यात्रा के क्षेत्र में। पर क्या है कि हालांकि हमारी जो कहते हैं ना लेटरल ग्रोथ तो बहुत हुई है, जिसे आप नंबर ऑफ पैसेंजर्स कह रहे हैं या एयर ट्रैफिक जिसे कह रहे हैं, पर जो लेटरल, क्योंकि हमारे पॉलिसी प्लानर्स जो हैं वो खाली बातें करते रहे, पर उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं करा। तो लेटरल ग्रोथ के अलावा एक बहुत बड़ा नीचे वैक्यूम हो गया है। कैसा है, जैसे कहते हैं ना कि बरगद के नीचे कुछ पैदा नहीं होता, जी उसी तरह से क्या है कि सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारा जो सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसे आप मेंटेनेंस सेटअप है, हमारे सारे जहाज, हजारों जहाज हमारे पास आज आ गए, सबको आप विदेश भेज रहे हैं रिपेयर्स के लिए, जबकि हिंदुस्तान टेक्निकल मैन पावर का एक सबसे बड़ा रिजर्वायर है दुनिया में। उसके बाद दूसरा, जो आपका पायलट्स की ट्रेनिंग है, इंजीनियर्स की ट्रेनिंग है, ग्राउंड स्टाफ की ट्रेनिंग है, उसका हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ही लिमिटेड है, और धीरे धीरे थोड़ा बहुत बढ़ा है, पर एक बहुत बड़ा गैप है। उसके लिए भी आप जो है विदेशों पर निर्भर कर रहे हैं। फिर जो लॉजिस्टिक्स, जो आपको कंपोनेंट सपोर्ट चाहिए, जो अभी तो आपको बार बार विदेशों की तरफ जाना पड़ता है, यहाँ पे इंफ्रा, उससे बड़ा क्या है कि देखिए, आप का जो समकालीन कंपैरिजन है वो चाइना के साथ है। हम दो ही देश एक साथ ही एक तरह से आगे बढ़े, और अगर आप सन 80 के 85 के आसपास का क्षेत्र देखें, तो उस समय हिंदुस्तान की जो एविएशन इंडस्ट्री थी वो चाइना से कुछ हद तक आगे थी। उन्होंने एक बेबी स्टेप्स के साथ शुरुआत करी, और चाइना की एविएशन इंडस्ट्री आज विश्व के स्तर पर अमेरिका और यूरोप के समकक्ष खड़ी हो गई है। वो अपॉर्चुनिटीज, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, वो अपॉर्चुनिटीज एक स्टेज पे चाइना से पहले हिंदुस्तान को आई। पर हमारे जो पॉलिसी प्लानर्स रहे, और जो हमारे जो इवन इंडस्ट्री का जो नजरिया है, वो ये है कि अगर आपके पास क्विक बक है, इमीडिएटली आपको कोई रिटर्न है, तो आप जाइए। अगर उसमें कोई आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो हम हाथ खींच लेते हैं। वही प्रॉब्लम हमारे साथ पब्लिक सेक्टर में रही। प्लानिंग कमीशन से पहले आपको एक पॉलिसी मिलेगी। जैसे आप देखिए कि हम छोटे हवाई जहाज़ों को पिछले 50 साल से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बनाते हैं फिर चले जाते हैं, और अल्टीमेटली हम जो हैं टेक्नोलॉजी को बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अभी आप जो प्रॉब्लम देख रहे हैं, जो तेजस एयरक्राफ्ट के इंजन की, हमारे पास हम असेंबली कर रहे थे इंजन्स को आज से 50 साल पहले,
और चाइना ने उसी बेसिस पे अपने आप को इतना डेवलप कर लिया कि उन्होंने अपने सबसे अत्याधुनिक इंजन जो है, जो अमेरिकन और ब्रिटिश यूरोपियन डिजाइन से भी आगे हो गए, उनको डेवलप कर लिया। हमने R&D पे ध्यान नहीं दिया, हम सिर्फ जो उसी लकीर पे चलते रहे, जिसको कहते हैं ना स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी। अब जो है, अब हमारे पास एक बहुत बड़ा दोबारा एक अपॉर्चुनिटी है। वो अपॉर्चुनिटी ये है कि देखिए, विदेश में अभी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और पिछले 2-3 साल से चल रही है, जो चाइना अमेरिका में एक इशू है, उधर यूक्रेन की और रशिया की लड़ाई हुई, तो जो यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिसे हम OEM कहते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, वो इवन मतलब वो खाली कंपोनेंट्स के नहीं, बड़ी मशीनों के, जैसे एयरक्राफ्ट है, फुल फ्लेज एयरक्राफ्ट है, वो सारे लोग अब हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं। हमें पॉलिसी इनिशिएटिव लेना है और उसको एक रास्ता बनाना है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए। हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ कोई अगर आना चाहता है तो उसके लिए इतनी ज़्यादा रुकावटें हैं। तो ईज ऑफ बिजनेस की बातें तो हम सब करते रहते हैं, पर यहाँ पे इतनी ज़्यादा रुकावटें हैं, ज़मीन लेने से लेके लाइसेंस लेने तक, उसके बाद अप्रूवल मैकेनिज्म, हर जगह आपकी रुकावटें हैं। और उसकी वजह से वो आदमी इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि फिर वो आपके पास से चला जाता है। अब उसके बावजूद भी हिंदुस्तान में अगर आप देखें, पिछले 10-15 साल में एक लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है। बेंगलोर में जो नई एरोस्पेस इंडस्ट्रीज आई हैं, उनमें काफ़ी इंटरेस्ट आया है। तो हमारा जो नेक्स्ट ग्रोथ एरिया है वो है मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन रिलेटेड। क्योंकि अगर आप दुनिया के सबसे बड़े मार्केट्स में हो रहे हैं, और इस टाइम जो ग्रोथ मार्केट है, चाइना भी एक तरह से सेचुरेट हो गया है, विश्व में हिंदुस्तान का ही मार्केट है जिसको हम कहते हैं कि ग्रोथ का भी प्रोस्पेक्ट बचे हुए हैं। तो उस ग्रोथ मार्केट को आपको सपोर्ट करने के लिए, भाई आप सबसे बड़े मार्केट है, एंड यूजर हैं, अगर आप उसका बैकअप अपना नहीं बनाएंगे तो फिर सारे विदेशों के बस दम पे तो अब चलेंगे नहीं। और अभी जैसे यूरोप में जो अभी आपने हाल में देखा कि अमेरिका ने अचानक यूक्रेन को शस्त्रों की सप्लाई बंद कर दी। अब वो टेक्नोलॉजी है। हमारे साथ 71 की बार में ये हुआ, जो हमारे बोइंग जहाज थे, जो हमारे एयरक्राफ्ट दूसरे डिफेंस के थे, जिनके लिए कोई ब्रिटिश या अमेरिकन कंपोनेंट की जरूरत थी, वो सब बंद कर दिए गए। वो सब एक प्रॉब्लम आई तो और अभी तो अमेरिका, अभी तो रिसेंट भी आपने देखा कि सडनली जो है उन्होंने एक ऑफिस अपना एक ऑर्डर निकाला कि साहब यूक्रेन को कोई इक्विपमेंट नहीं जाएगा, और वो बंद कर दिया। तो ये क्या है कि वेस्ट की तरीका है। अब हिंदुस्तान जो है वो एक बहुत ही सेंसिटिव जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में रहता है, और इसको हम खाली डिफेंस से कोरिलेट नहीं कर सकते। हमारी जो सिविल एविएशन है, अब आप रशिया में देखिए, वहाँ इतने सारे उनके पास वेस्ट के जहाज हैं। अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि उसके कंपोनेंट्स को कैसे सर्विस करें। तो हमें जो है ना, ये हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके बाद जो दूसरा है वो ये है कि हमारी जो मैन पावर है, उसको हम कैसे ट्रेन करें। और वो मैन पावर की भी प्रॉब्लम क्या हो रही है आनंद जी, की वो मैन पावर जो ट्रेन भी कर रहे हैं वो बड़े शहरों में सेंट्रलाइज हो रही है। बड़े शहरों में सेंट्रलाइज होने की वजह से क्या है कि आपको जो इंटीरियर में ग्रोथ चाहिए, जिसे आप बार बार कहते रहते हैं कि साहब हम जो है रीजनल कनेक्टिविटी करेंगे, वो इस तरह की बातें हम लोग करते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं। पर रीजनल कनेक्टिविटी में आज की डेट में जहाज की प्रॉब्लम उतनी नहीं है जितनी वहाँ पे आपको टेक्निकल सपोर्ट की प्रॉब्लम है। वहाँ इंजीनियर नहीं मिलते, कोई पायलट जाने को तैयार नहीं है। जब तक आप उसको वहाँ पे ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लोकलाइज नहीं करेंगे, स्टेट लेवल पे उसको आप नहीं करेंगे, फिर क्या है कि हमारे बहुत सारे और एरिया हैं। अब यूरोप वाले तो हर चीज के कोई कमर्शियल वेंचर बना देते हैं। हमारे पास इतने सारे एयरपोर्ट्स खाली पड़े हुए हैं। एक एयरक्राफ्ट पार्किंग, जो लीज के एयरक्राफ्ट जो वापस आते हैं, जो जिनका इन बिटवीन कोई यूज नहीं है, तो वहाँ पे वो पार्किंग में उसको खड़ा कर देते हैं और उसका किराया लेते हैं, और वो एक बहुत बड़ा मार्केट है। हमने उसे नहीं खोला। एक एयरक्राफ्ट ब्रेकिंग का एक बहुत बड़ा मार्केट है, उसको नहीं खोला। तो ये सारी चीजें हमें नए तरीके से देखनी होंगी, और एविएशन पॉलिसी को आपको दोबारा रीओरिएंट करना होगा। क्योंकि अब ये खाली जो है A to B जाने वाला प्लेटफॉर्म नहीं है, इसके साथ आपका जो एक इकोसिस्टम है, आपको उसको इकोसिस्टम को डेवलप करना होगा।
जी जी। मैं भाई साहब एक चीज और जरा समझूं, क्योंकि मैं आज ट्रैफिक की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि भारत में बड़ा ट्रैफिक हो गया पिछले साल। जो आंकड़े हैं वो कहते हैं कि करीब 376 मिलियन, 37-38 करोड़ लोगों ने हवाई यात्रा की थी इस देश में, डोमेस्टिक इंटरनेशनल मिला के। लेकिन मैं जरा एक और, यंगस्टर्स बहुत देखते हैं मेरे इस प्रोग्राम को। पहले पायलट बनने का एक महंगी चीज मानी जाती थी, कुछ लोग पायलट बनते थे, लंबा एक प्रोसेस होता, लेकिन बहुत से बच्चे अब विदेश जाके पायलट का कोर्स कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ जब इतना सब कुछ है, हम क्यों नहीं पायलट का कोर्सेज और बढ़ा सकते हैं, या हम एम्स खोलने की बात कर रहे हैं, हम सब कुछ करना, इस पे फोकस क्यों नहीं, क्यों जाके बाहर से वो ट्रेनिंग करेंगे? देखिए ऐसा है ना कि एक तो हमारे यहाँ जैसे मैंने कहा ना रेगुलेटरी इश्यूज बहुत है। दूसरी बात यह है कि जो हमारी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे टैक्सेशन स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा है कि वो टैक्सेस की वजह से हमारी एक इनबिल्ट कॉस्ट हैवी हो जाती है। तीसरी प्रॉब्लम है कि हमारे जितने फंक्शनल ट्रेनर्स हैं वो सारे एयरलाइन में जाकर पायलट हो जाते हैं, तो बार बार जो नई ट्रेनिंग एकेडमीज आती हैं वो थोड़े दिन चलती हैं, फिर वो ट्रेनर जो है एयरलाइन में जॉब लेके चला जाता है। तो आपको ट्रेनिंग के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर पॉलिसीज बनानी होंगी, और किसी भी तरह से आपको कोशिश करनी होगी, क्योंकि कम से कम हजारों करोड़ रुपए का की फॉरेन एक्सचेंज हमारे पायलट्स की ट्रेनिंग में जा रही है। और वो ट्रेनिंग कुछ हद तक मैं मानता हूँ कि कुछ हद तक हमारे लिए नाकाफी है, क्योंकि बेसिकली जैसे आप पायलट को कहते हैं, तो पायलट को जो बेसिक लर्निंग है वो मशीन्स के साथ साथ टोपोग्राफी की लर्निंग होती है। जिस जलवायु में आप चल रहे हैं, जिस भौगोलिक स्थिति में चल रहे हैं, अब वो वहाँ पे जहाज की ट्रेनिंग तो कराता है, पर उसको वो उस भौगोलिक स्थिति में यहाँ पे समझने में टाइम लगता है। फिर आपको सबसे बड़ी बात है, आपका जो डीजीसीए का इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्जामिनेशन सिस्टम है, उसको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। कभी होते हैं कभी नहीं एग्जाम होते हैं, ये तो जब तक वहाँ पे आदमी जाता है अपना 15-16 महीने में लाइसेंस लेके चला आता है, यहाँ पे उसे 3-3 साल लग जाते हैं, कॉस्ट जो है डबल हो जाती है। इसलिए नहीं है, तो जब तक आप उस चीज़ों को स्ट्रीमलाइन नहीं करेंगे तब तक, क्योंकि जो भी आदमी, जो भी बच्चा ट्रेनिंग ले रहा है, मतलब आज की डेट में पायलट, पीछे देखिए कि अच्छे अच्छे बच्चे जो आईआईटी से पढ़े हुए हैं, जो अच्छी कई कई लाख की सैलरी ले रहे थे इंफोसिस में, एचसीएल में, इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियों में, वहां से छोड़ के पायलट की ट्रेन के कोर्स करके एयरलाइंस इंडस्ट्री ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब इतना ज्यादा, मतलब उसमें पहले क्या होता था कि जो आपके ऐसे स्टूडेंट्स होते थे जो आईआईटी वगैरह में नहीं जाते थे, वो पायलट या इंजीनियरिंग में जाते थे। अब एविएशन में वो लोग जो कर चुके हैं इंजीनियरिंग, वहां से आ रहे हैं, जो हाई एंड प्लेटफॉर्म से जो है यहाँ पे डाइवर्ट हो रहे हैं। तो बेसिक प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप उसको एक टाइम बाउंड टाइम में उसको लाइसेंस नहीं देंगे, वो पास हो फेल हो, देखिए वो तो उसकी प्रॉब्लम होती है, वो एक अलग इशू है, उसकी कितनी क्वालिटी है, उसको क्या उस पे 16 महीने में वो कर पाया कि नहीं कर पाया, ये उसकी प्रॉब्लम है। पर आपका जो सिस्टम है वो जब तक ये गारंटी नहीं करेगा, एक सिस्टम नहीं बनाएगा कि आप 16 से 18 महीने में बेसिक लाइसेंस ले सकते हैं, तब तक क्या होने का। अच्छा, बेसिक लाइसेंस की एब इनिशियो की तो फिर भी थोड़ा बहुत अब ट्रेनिंग हमारे पास हो गई है। उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है कन्वर्जन ट्रेनिंग, जो आप खाली लाइसेंस लेने से आप जहाज पे नहीं बैठ जाते हैं, बड़े जहाजों में बैठने के लिए उनकी कन्वर्जन ट्रेनिंग होती है। अब उस कन्वर्जन ट्रेनिंग के लिए हमारे पास बहुत ही कम सिमुलेटर और उस तरह की फैसिलिटीज है। वो एक एरिया है, उसके लिए आपको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। जैसे मतलब मैं कई बार कहा कि जैसे आप ये टेक्नोलॉजी पार्क खोलते हैं जिसमें आप ड्यूटी फ्री कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज को बढ़ा रहे हैं, इसको भी एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मान लीजिए भाई आप, और भी कुछ नहीं तो फॉरेन एक्सचेंज जनरेट नहीं करे तो बचा रहे हैं ना। दूसरी बात ये कि जैसे आपके पायलट और इंजीनियर यहाँ ट्रेन होते हैं, सबको जो है मिडिल ईस्ट में और बड़े बड़े देशों में जॉब मिलने शुरू हो गए हैं। यहाँ से बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, तो आप उसको एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मान के इसको अगर आप एक अम, ये टेक्नोलॉजी पार्क की तरह से एक अपना सेंटर बनाए जिसमें
आप कॉस्ट रिड्यूस कर सके ताकि जो है आप उसको पैसे को बचा सकते हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट हैज टू कम आउट ऑफ द मायोपिक व्यूज, बजाय इसके कि आप 100 में से 2 कमाएं, 10,000 में से जो है 20 कमाएंगे तो ज्यादा फायदा होगा। दैट इज हाउ आई जी लुक एट इट। जी जी। मैं वैसे इसके आगे एक और चीज पूछूंगा, लेकिन मैं अपना एक, जो भी समस्याएं हैं जैसे ट्रेनर पायलट बन रहे हैं या टैक्सेशन, ये नोन है, सबको पता है। और ये तो एक एक थोड़ा मुझे मुझे लगता है कि एक थोड़ी सी ये चाहिए कि कोई डिसीजन मेकिंग लेवल पे कोई अपना वो हो जाए, डिसीजन ले ले, तो ये चीजें हो सकती है। लेकिन मैं एक और चीज पूछ रहा हूँ, एयरपोर्ट का। मैं जहां से आता हूँ, मैं गोरखपुर में एक महाराज जगह है, वहां से आता हूँ। हम, मेरे घर से 60-50 किलोमीटर पे, बल्कि 40 किलोमीटर, बल्कि 30 किलोमीटर पे कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना। महाराजगंज में रेलवे स्टेशन भी नहीं है, रेल ही नहीं है हेडक्वार्टर पे। तो ये जो हमारी, अच्छा, वो जो कुशीनगर बना, उसमें शायद पिछले साल 1 फ्लाइट आई थी, कुछ 2 फ्लाइट आ रही है। तो मैं सिर्फ इस बात को इसलिए पूछ रहा हूं कि ये डिसीजंस पॉलिटिकली ले लिए जाते हैं, शायद रिपोर्ट नहीं पूछी जाती है। मैं इस पे चाहूंगा कि इस पे आपसे जरा समझ लूं, ये जो एयरपोर्ट हमारे यहाँ खोलने का एक हो गया है, पुराने एयरपोर्ट अंग्रेज बहुत सी एयरस्ट्रिप बना के गए थे, उसी को कई जगह मतलब चाक चौबंद करके किया गया। मैं थोड़ा एयरफील्ड पे, एयरपोर्ट्स पे भी आपका एक व्यू जानना चाहूंगा। देखिए ऐसा है ना कि एयरपोर्ट डेवलपमेंट एक कांस्टेंट प्रोसेस है। और कुछ जगह तो जो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट फॉलोज द डिमांड, और कुछ जगह यू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर टू क्रिएट डिमांड। तो कुशीनगर को हालांकि बहुत उसके बारे में क्रिटिसिज्म भी आया है, पर मेरा मानना है कुशीनगर एक बहुत टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सेंटर है। और वो किसी वजह से वहाँ पे कनेक्टिविटी ठीक ना होने की वजह से सफर करा। तो एयरपोर्ट बनना तो वहाँ एक बहुत अच्छी चीज है, पर सवाल ये कि आप उसको, उस एयरपोर्ट को बना के उस डेस्टिनेशन को प्रमोट करिए, उसके साथ जो वहाँ पे बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, होटल्स चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, जो वहाँ से टूरिस्ट, जो हवाई जहाज से टूरिस्ट आ रहा है, कुशीनगर का जो प्लेटफॉर्म है और उसका जो टूरिस्ट मतलब उसका जो ट्रैफिक प्रोफाइल है वो डोमेस्टिक नहीं है, वो ट्रैफिक प्रोफाइल इंटरनेशनल है। अगर वहां पे आप उसको डेवलप कर लेते हैं तो उसके आसपास का जो लोकल एरिया है उसमें डेवलपमेंट होता है। अभी जैसे आप देखिए ना, आज से अगर 10 साल पहले आपने अयोध्या में एयरपोर्ट बनाया होता तो वहां पे कोई ट्रैफिक नहीं आता। आज अयोध्या जो है एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल एयरपोर्ट हो गया है। अभी आपने इलाहाबाद देखा, इलाहाबाद हम 40-50 साल से चला रहे हैं, वहां पे हफ्ते में 3 फ्लाइटें बड़ी मुश्किल से चल पाती थी। अब वो सडनली इलाहाबाद प्रोमिनेंट हो गया है। तो डेस्टिनेशन अगर वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो किसी स्टेट पे वो यूज हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। पर क्या है कि अगर आप एक कॉन्शियस गवर्नमेंट पॉलिसी की तरह चलते हैं तो फिर आपको खाली एयरपोर्ट ही नहीं बनाना, उस एयरपोर्ट के साथ साथ बाकी चीजों को भी साइमल्टेनियसली डेवलप करना चाहिए। और जैसे आपने एक बात कही कि भाई सबको पता है, पता सब है, बात सब करते रहते हैं, पर वो डिसीजन अल्टीमेटली पॉलिटिकली होता है। अब वो जी लगा कि भाई यहाँ पे लगाना है। दूसरी बात ये है ना कि अब आपने खुद भी देखा कि इस मुल्क में पॉलिसी प्लानिंग जो है आज की डेट में ठेकेदार करते हैं। मतलब आपको बड़ी प्रोजेक्ट निकालनी है, अगर छोटे एयरपोर्ट का आपको 20 लाख रुपए का रिपेयर कराना है तो वो कभी 20 साल तक पास नहीं होगा। और अगर वहीं पे आपको 200 करोड़ का एयरपोर्ट बनाना है तो फटाफट जो है वहाँ पे एयरपोर्ट की आधारशिला रख दी जाएगी। तो मतलब बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं। और फिर दूसरा मेरा मानना है कि देखिए, जो एविएशन है उसको पहले आप ट्रैफिक से ग्रो करिए, जिसको हम बुश ऑपरेशन कहते हैं। खाली एक रनवे होना चाहिए, एक छोटी बहुत कंट्रोल टावर होनी चाहिए, उसके बाद ऑपरेट कर। ये जो आप बड़े बड़े ये महल बना रहे हैं वो एविएशन ग्रोथ नहीं है, वो एक तरह का, वो जब आप एक एविएशन को एक लेवल पे ले आते हैं तब वो यूटिलिटी के लिए लाया जाता है। जी जी जी। आज भाई साहब, हम लोग इस पे, लेकिन एक दिन मैं आपसे समय लेके एयर ट्रैफिक पे भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों के बहुत से छोटे छोटे प्रश्न हैं, वो मिक्सअप नहीं कर रहे हैं, नहीं तो बात कहीं और चली जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। थैंक यू सो मच।